अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। आज इंशाल्लाह हमने ब्लैक पेपर इसको डिटेल से पढ़ना है, इसका नेम, इसका ओरिजिन, इसके कंपाउंड यूजेस, इसके स्पेसिफिक यूजेस, इसका कोरिजेंट एंटीनेडियम। इंशाल्लाह इस सब को हम डीपली डिस्कस करेंगे और इसका पूरा एक ओवरव्यू हम लेंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन से लेके इसकी हिस्ट्री तक हम इसमें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस हर्ब के नेम से और इसकी फैमिली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से। ये जो हमारे पास स्पाइस है, ये ज़्यादातर हमारे पास कुकिंग में इस्तेमाल होती है और इसके डिफरेंट नेम्स पाए जाते हैं हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ में। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका नेम ब्लैक पेपर है। उर्दू में इसको काली मिर्च कहा जाता है। अरेबिक में इसको फिलफिल कहा जाता है, फिलफिल असवद इसे कहा जाता है। असवद जो है ना, दरअसल ये रंग को कहा जाता है, मतलब जो ब्लैक रंग है ना उसको कहा जाता है अरेबिक लैंग्वेज में। इसीलिए इसको असवद कहा जाता है कि इसका ब्लैक रंग होता है, इसीलिए इसको फिलफिल असवद कहा जाता है। इसी तरह अरेबिक जो यूनानी मेडिसिन है ना, उसके अंदर जो नेम्स हैं, उसका कह लें कि रंगों के साथ काफ़ी लिंक है। और ज़्यादातर जो यूनानी मेडिसिन में जो नेम्स हैं ना वो अरेबिक से मिलते जुलते हैं। जैसे असवद है तो ये रंग ब्लैक को शो करता है, और इसीलिए ये सौदा को भी शो करता है, और ब्लैक रंग के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह सफ़रा है। सफ़रा दरअसल येलो रंग को कहते हैं अरेबिक में, तो येलो रंग के लिए भी ये लफ्ज़ डिनोट करता है, और सफ़रा जो ह्यूमर है उसके लिए भी ये शो करता है। इसी तरह हमरा है। हमरा रेड को कहते हैं, तो वो उसके साथ लिंक करता है ब्लड के साथ, वो जो हमारा ह्यूमर है उसके साथ लिंक करता है। और जो रेडनेस है उसको डिनोट करने के लिए भी अरेबिक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये जो इसमें फिलफिल असवद इसको इसलिए कहते हैं अरेबिक में क्योंकि इसका जो रंग है वो हमारे पास ब्लैक होता है, और इसीलिए इसको ये कहा जाता है। इसी तरह इसको कुरुमुलाकू भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये साउथ इंडियन जो एरियाज़ हैं उसके अंदर इसका जो नेम है वो यही है। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेम्स हैं साउथ इंडियन में, मगर जो कॉमनली कहा जाता है, जो उधर ज़्यादा बोला जाता है, उसमें से एक नेम जो है वो कुरुमुलाकू है। उसके अलावा भी काफ़ी नेम्स हैं, क्योंकि ये जो हर्ब है इसका जो अगर हम ओरिजिन के लिहाज से देखें, जिसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये ओरिजिनेट जो हुआ था वो साउथ इंडिया से हुआ था, एंड वहाँ से फिर इसके आगे प्रोपगेशन हुई थी। तो इसीलिए इसको ये कुरुमुलाकू भी कहा जाता है। इसका बोटेनिकल नेम अगर हम देखें तो इसका नेम है पाइपर नाइग्रम। इसको दरअसल जो नाइग्रम है वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो नाइग्रम है वो ब्लैक कलर को डिनोट करता है। और ये वैसे एक स्लर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मतलब मॉडर्न डेज में मतलब जो काला रंग का शख्स होता है उसको नाइगर कहा जाता था, नाइग्रा कहा जाता था। यहाँ आजकल बड़ा एक फेमस स्लैंग है कि उसको निगा कहा जाता है, कि वो ब्लैकिश उसका टोन है, ब्लैकिश कलर है, और उसको उससे रिलेट किया जाता है। तो ये हर्ब है, ये जो स्पाइस है हर्ब है, उसका रंग भी क्योंकि ब्लैक है, और इसीलिए इसको नाइग्रम कहा जाता है। और इसका बोटॉनिकल नेम भी फिर यही पाइपर नाइग्रम कह लें कि उससे रिलेट किया जाता है। उसके अलावा इसकी जो फैमिली है वो पेपरेसी है। इस हर्ब का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जिसकी वजह से इस हर्ब को ये कह लें कि खसूसियत मिलती है, इसका जो पंजेंट और एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसी फ्लेवर इसको मिलता है, वो मिलता है इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पाइपराइन, उसकी वजह से। ये इसका एक्टिव मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इस ब्लैक पेपर में। अब आ जाते हैं इसका ओरिजिन और ब्रीफ हिस्ट्री पे। अगर ओरिजिन वाइज देखा जाए, ये जो ब्लैक पेपर है ये ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में भी स्पेसिफिकली केरला में इस कह लेंगे इसकी ओरिजिन थी। केरला जो है उसको कह लेंगे ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको स्पाइसेस का कह लेंगे एक वो कहा जाता है, हब कहा जाता है, कि वहाँ से स्पाइसेस जो थी
ट्रेडिशन, मतलब अगर हम पास्ट में देखें, वहीं से स्पाइसेस मोस्टली बनती थी। और क्योंकि केरला का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कह लें ह्यूमिड था, और ज़्यादा रेन फॉल्स वहाँ पर होते थे, माउंटेन्स होते थे, तो वो एक बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट होता था स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए। उसके अलावा इंडिया जो था वो पहचाना जाता था एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, कि यहाँ पर बहुत सारी स्पाइसेस पाई जाती हैं, ईच एंड एवरी काइंड की। तो वो इसलिए उसको कहा जाता था क्योंकि उसका क्लाइमेट जो था वो हॉट एंड कह लें कि एक तरह से रेनफॉल वहाँ रहती थी, हॉट क्लाइमेट रहता था, माउंटेन्स रहती थी। और इसलिए इंडिया को कह लें कि बहुत सारी स्पाइसेस का ओरिजिन भी माना जाता है। उसमें से एक स्पाइस जो है वो ब्लैक पेपर भी है। ब्लैक पेपर का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था केरला में। और केरला को स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर जो है वो गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कह लें कि उसे कहा जाता है, कि यहाँ पर जो है बहुत सारे गार्डन्स हैं स्पाइसेस के, और यहीं से मेन जो ब्लैक पेपर है वो ओरिजिनेट हुआ है केरला से। अब जो ब्लैक पेपर है ना, ये इतना कह लें कि एक्सपेंसिव हर्ब था, या इतना कह लें कि इसको किस तरह बयान करूं, मतलब इतना एक्सपेंसिव और इतना एक रॉयलिटी को शो करने वाला हर्ब था। मतलब ये हर्ब जो था वो सिर्फ रॉयल्स ही इस्तेमाल करते थे अपनी डिकॉक्शंस में, अपने खानों में। इतना कह लें कि ये इस हर्ब की कीमत थी कि ये गोल्ड के और सिल्वर के तौर पर भी बेचा जाता था, एज अ करेंसी इस्तेमाल होता था ये डिफरेंट ट्रेड्स में। कि आपके पास अगर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो आप ब्लैक पेपर को एज अ ट्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कोई गुड्स वगैरह लेने के लिए, सामान अशिया लेने के लिए। ट्रेडिशनली इतना ये एक्सपेंसिव हर्ब था। और ये वो हर्ब था जिसकी वजह से इंडिया पर कह लें कि ये वन ऑफ द रीजंस है कि इंडिया पर क्यों इतनी इन्वेजन्स हुई। उसकी वन ऑफ द कह लें कि उसमें से जो एक रीजन थी वो ब्लैक पेपर था, कि ब्लैक पेपर की वजह से इंडिया पर इतनी सारी इन्वेजन्स हुई हैं। क्योंकि ये ब्लैक पेपर जो था वो इतना ज़्यादा कह लें कि एक्सपेंसिव था, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड रहती थी, और इस वजह से इंडिया पे इतनी सारी इन्वेजन्स हुई हैं। जिसमें से जो सबसे पहली इन्वेजन अगर हम देखें वो पोर्टुगीज़ ने की थी। कि पोर्टुगीज़ यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर इन्वेजन की, यहाँ पर हुकूमत चलाई, यहाँ पर उनका ट्रेड रूट जो था वो उसको कैप्चर किया, और वहाँ से फिर ट्रेड शुरू की। जो हर्ब इतनी एक्सपेंसिव थी, और जो हर्ब सिर्फ इंडिया से ट्रेड की जाती थी, वो फिर जब पोर्टुगीज़ ने इनकी जो पोर्ट्स थी उन पर कब्जा किया, वहाँ पर खून रेजी की, वो फिर जो हर्ब थी, जो स्पाइस थी, वो पोर्टुगीज़ जाने लग पड़ी। और वहाँ से फिर इसका जो यूरोप में कह लेंगे एक इसकी एक्सपेंसिवनेस थी वो कम होती रही, और इसकी जो प्रोडक्शन थी वो विद टाइम फिर इंक्रीज होती रही। तो सबसे पहले पोर्तुगीज ने इस पर इन्वेजन की, फिर डच लोगों ने की, फिर आखिर में ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश आए थे, जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने फिर यहाँ पर इन्वेजन की, यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई, जो स्पाइसेस थे उन पर कब्जा किया। और इस तरह इनकी इकॉनमी को भी इससे फ़ायदा पहुंचा। और इस तरह ये जो ब्लैक पेपर था, ये जो इतनी एक्सपेंसिव हर्ब थी, और इतनी कह लें कि इलीट क्लास सिर्फ लोग इसको इस्तेमाल करते थे, वो उसकी जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हुई, तो इन्होंने इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी। और इस तरह अब हम जो जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हमारे पास हर खाने के टेबल पे एक ब्लैक पेपर और एक सॉल्ट का कह लें कि शेकर पड़ा होता है। तो इस वजह से ये जो हर्ब थी वो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का वजह बनी, और इस तरह इसकी कह लें कि प्रोपेगेशन हुई। मतलब ये जो स्पाइस है ना, ये हर्ब है, ये फैली किस तरह है? ये लड़ाइयों के थ्रू फैली है। कि एक कंट्री ने आपकी सरजमीन पर हमला किया इस हर्ब को लेने के लिए, और इस हर्ब को, इस स्पाइस को लेकर वो फिर अपने कह लें कि उधर चले गए, कंट्री में चले गए, वहाँ पर जाके इसकी ग्रोथ की, और वहाँ से इसकी प्रोडक्शन करके सेल करना शुरू की। उससे इसकी इकॉनमी को भी सपोर्ट मिला, और इसका जो कह लें कि इसकी प्रोपगेशन है वो भी इसी तरह हुई। ये था इसका ओरिजिन, और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री।
उसके अलावा जो ब्लैक पेपर है उसको कलेक्ट करने का, उसको सही तरीके से प्रिपेयर करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ये किसी हर्ब की तरह नहीं होता कि आपने एक प्लांट उगाया है और वहाँ से ब्लैक पेपर निकल आए हैं और आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया और इस तरह आपके पास ये तैयार हो गए हैं। ऐसे नहीं होता। जो ब्लैक पेपर है, ये दरअसल इसका जो प्लांट होता है, ब्लैक पेपर का जो प्लांट होता है, उसके कह लें कि दो पार्ट्स होते हैं स्टेम के। एक इसका होता है वर्टिकल स्टेम, एक इसका होता है कह लें कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। जो हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है वो ज़मीन के साथ पैरेलल होता है, मतलब वो ज़मीन पर लेट जाता है वो वाला स्टेम। और जो वर्टिकल स्टेम होता है वो आगे ग्रोथ करता है। वो ग्रोथ करके फिर आगे डिफरेंट ब्रांचेस बनाता है। उस डिफरेंट ब्रांचेस पर लीव्स उगते हैं। लीव्स के बाद उसके साथ जो है एक गुच्छी, जिस तरह ग्रेप्स की होती है ना, उस तरह की एक छोटी सी गुच्छी इसकी उगती है ब्लैक पेपर की। और ये जो ब्लैक पेपर जब उगता है तो ये शुरू में इनिशियली इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर होता है। ग्रीनिश कलर जब इस हर्ब का होता है तब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करके, मतलब कलेक्टिंग का पीरियड कब है, जब उस ब्लैक पेपर का कलर जो है वो ग्रीन कलर का होगा। इनिशियली जब ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का हम पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्लीन करते हैं ताकि उसके अंदर से जितने भी एडल्ट्रेंट्स हैं, उसके अंदर से डर्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं। उसको शेकर के थ्रू गुजारते हैं। जब वो साफ़ हो जाती है क्लीन करने के बाद, उसको फिर हम ड्राइंग प्रोसेस से गुजारते हैं। ड्राइंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उसको या तो सूरज के नीचे ड्राई करते हैं या उसको खुले आसमान में छोड़ देते हैं ताकि वो ड्राई हो सके अपने हवा के ज़रिए। ड्राइंग प्रोसेस के बाद वो ड्राइंग प्रोसेस जो है, वो जो ग्रीन कलर की हमारे पास पेपर हमने कलेक्ट की थी उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। और ये ड्राइंग के प्रोसेस के बाद जो हमें ग्रीन से ब्लैक कलर की एक पेपर मिलती है उसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। वो ब्लैक पेपर को फिर हम आगे इस्तेमाल करते हैं ग्राइंड करके उसको, उसका फिर अगर हमने कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है उसके अंदर से फिर एक्सट्रैक्शन का अमल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास कि ब्लैक पेपर किस तरह हमारे पास आता है। इसी तरह जो पेपर है उसका अगर हम देखें तो तीन टाइप्स होती हैं पेपर की, ब्लैक पेपर की नहीं, ओवरऑल जो पेपर है हमारे पास, जिसको कॉमनली ब्लैक पेपर कहा जाता है, उसकी तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहली तो मैंने आपको बताया जो ग्रीन पेपर है। अब ग्रीन पेपर क्या होता है, वो सबसे पहला हमारे पास कलेक्टिंग के दौरान जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारे पास कह लेंगे उस हर्ब का एक तरह से उसका कलर होता है। अब जो ग्रीन पेपर होता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, ब्लैक पेपर की अलग है एंड वाइट पेपर की अलग है। जो ग्रीन पेपर है जो हमने सबसे पहले कलेक्ट किया था प्लांट से, जब वो पेपर्स जो थे वो पक रहे थे, उग रहे थे, तो वो जो ग्रीन पेपर है उसके अंदर कह लें कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हमारे पास इंजाइम होता है, इंजाइम कह रहा हूँ, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है पाइपराइन, वो मौजूद होता है। और कह लें कि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज लेवल होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मगर क्योंकि ग्रीन पेपर के अंदर प्रिकर्सर्स पाए जाते हैं पाइपराइन के, एक्टिव पाइपराइन नहीं पाया जाता, इसीलिए ग्रीन पेपर का हम इस्तेमाल नहीं करवाते। ग्रीन पेपर को हम फर्दर पकने के अमल के थ्रू गुजारते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पेपर तैयार होता है वो ब्लैक पेपर होता है। अब ये ब्लैक पेपर जो होता है इसके अंदर एक्टिव पाइपराइन मौजूद होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसका, इसीलिए हम ब्लैक पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। ये ज़्यादा पंजेंट होता है, ज़्यादा कह लेंगे इसका शार्प टेस्ट होता है, स्पाइसी टेस्ट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब अगर हम ग्रीन पेपर को छोड़ दें, उसके ऊपर कह लेंगे जो उसका पौधा है उसके ऊपर छोड़ दें और उसको वैसे ही लगे रहने दें, तो ये जो ग्रीन पेपर है ये वाइट पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाइट पेपर जो है ये माइल्ड होता है और इसके अंदर जो हीटनेस है वो कम होती है। और ये हम इस्तेमाल करवाते हैं उन पेशेंट्स में या उन लोगों में जिसमें हमें ब्लैक पेपर का एक माइल्ड टेस्ट चाहिए होता है, ना कि एक बहुत ही कह लें कि स्ट्रॉन्ग टेस्ट जिसमें हमें ब्लैक पेपर का चाहिए होता है, उसमें हम ये वाइट पेपर इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास उस जो ब्लैक पेपर है उसकी, ग्रीन पेपर, फिर एक जो ब्लैक पेपर जो हम तैयार करते हैं, फिर वाइट पेपर। अब आ जाते हैं इसके टेम्परामेंट पे और इसके इफेक्ट्स पे। इसका जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंटली अगर हम देखें तो इसका जो टेम्परामेंट है वो हॉट एंड ड्राई
होता है, हॉटनेस जो है वो इनिशिएट करवाता है बॉडी में, उसके साथ ड्राइनेस जो है वो करवाता है। अब जो ब्लैक पेपर है वो हमारे पास अगर हम देखें तो इसका एक्सटर्नली और यूज़ है एंड इंटरनली भी इसके यूज़ हैं वो डिफ़र करते हैं। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट होता है। एक्सफोलिएशन प्रोसेस में हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं स्क्रब्स में, उसके अलावा जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें, जिस तरह कल पढ़ा था जिमाद एक फॉर्मुलेशन है, उसमें हम करवाते हैं कि ये एक्सटर्नली अप्लाई किया जाए तो एक्सफोलिएंट होता है। उसके अलावा अगर हम इसका अफेक्ट देखें कि एक वैसे मुज़र इफेक्ट भी है इसका, कि ये इरिटेंट होता है। इनिशियली ये थोड़ी इरिटेशन कॉज करवाता है एंड इरिटेशन ये इनिशियली होती है बहुत कह लें कि थोड़ी देर के लिए, अप टू 10 सेकेंड्स तक वो ये इरिटेंट होता है। उसके बाद जो है ये फिर सिडेटिव इफेक्ट हो जाता है इसका, मतलब इसका जो इफेक्ट है इरिटेंट इफेक्ट वो फिर ख़त्म हो जाता है। ये इसका इनिशियल इफेक्ट होता है अगर हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करें। उसके अलावा अगर हम इसको इंटरनली कंज्यूम करें तो ये हमारे नर्व्स के लिए टॉनिक होता है, हमारी लिवर के लिए टॉनिक होता है और हमारी स्टमक के लिए टॉनिक होता है। टॉनिक वो चीज़ होती है जो एक हमारे सिस्टम के अंदर या एक ऑर्गन के अंदर फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देती है और उसको बैलेंस में ले आती है, उसको हार्मोनाइज कर देती है। क्योंकि जब हार्मनी होगी, एक ऑर्गन अपने प्रॉपर फंक्शन में काम कर रहा होगा, तभी उस ऑर्गन में ताकत मौजूद होगी ना, तभी वो ऑर्गन पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, उसमें एक टॉनिक अफेक्ट होगा। मतलब वो कह लें कि उसमें एक पॉजिटिव अफेक्ट होगा, उसमें उसकी जो फंक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं, तभी वो ऑर्गन एक प्रॉपर नॉर्मल ऑर्गन कहलाएगा। तो ये हर्ब जो है इस नर्व्स में, लिवर में एंड स्टमक के जो एक्शंस हैं उनको नॉर्मलाइज करता है, हार्मोनाइज करता है। ये इसका इंटरनल इफेक्ट है। ये उसके अलावा ये हमारे पास मुनफ़िस बलगम है, मतलब जो फ्लैगम है हमारी बॉडी में, ख़ास तौर पे जो स्टिकी फ्लैगम है। मतलब फ्लैगम जो है उसकी भी फिर आगे टाइप्स होती हैं। मतलब एक फ्लैगम नॉर्मल होती है, फिर एक होती है बिल्कुल पतली फ्लैगम, और एक होती है बिल्कुल स्टिकी फ्लैगम, या बिल्कुल एक तरह से कह लेंगे उसका जो कह लेंगे कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। वो थिक फ्लैगम जो है ये बॉडी में उसको निकालता है, और इसका स्पेसिफिकली जो पीरियोडिक डिजीजेज हैं, मतलब ऐसी डिजीजेस जो बार बार होती रहती हैं, जैसे एक बंदा है उसको, वो कहता है मुझे बार बार खांसी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार बुखार चढ़ जाता है। ऐसी पीरियोडिक डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो उसको बार बार होती रहती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका फ्लैगम है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और बहुत कह लें कि वो इमूवेबल टाइप हो जाता है। तो उसको ये मूवेबल बनाता है, और ये स्पेसिफिकली ऐसी पीरियोडिक डिजीजेस जिसमें हमारा जो फ्लैगम है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसमें ये इस्तेमाल होता है, ताकि उस फ्लैगम को जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके और उसको मूवेबल बना सके, उसको उसकी जो कह लें कि एक तरह से वो थिक फ्लैगम है उसको वो थिन कर सके। उसके अलावा ये एक ड्राइंग एजेंट भी है, कि ये हमारी कह लें कि ओवरऑल जो कह लें कि फेस पर अगर अप्लाई किया जाए तो एक तरह से वहाँ पर एक्सफोलिएटिंग अफेक्ट करता है, चीज़ों को जज़ब करता है, हमारे जो एक्सेसिव ऑयल्स होते हैं उनको जज़ब करता है। तो इस तरह भी ये इस्तेमाल होता है। ये थे इसके टेम्परामेंटल अफेक्ट, कि ये टेम्परामेंटली हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्रीज करता है, कौन से ऑर्गन्स को टोनिफाई करता है, और कौन सा इसका मेन इफेक्ट है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कि ये बॉडी में हॉटनेस इंक्रीज करता है। मतलब क्या करता है कि हमारा जो लीवर है उसको स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और इसीलिए भी इसको खानों में इस्तेमाल किया जाता है। खाने में जो ज़्यादातर हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है वो आपने देखा होगा, पीछे हमने दो तीन हर्ब्स डिस्कस की हैं। मोस्टली उनका टेम्परामेंट जो लाई कर रहा होता है वो हॉटनेस की तरफ ही हो रहा होता है, मतलब हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट, यही उनका टेम्परामेंट होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प चाहिए होती है वो खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम
हॉट एंड ड्राई हर्ब्स उसमें इंक्लूड करते हैं, हॉट एंड ड्राई स्पाइसेस उसमें इंक्लूड करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एड करता है, सपोर्ट करता है। एंड फिर इस तरह हम जो खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन में एक कह लेंगे कोई रुकावट नहीं आती, ब्लोटिंग नहीं होती। जो हमारा स्टमक है उसको उसके फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म होते हैं, इंटेस्टाइन्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब करते हैं उसे। तो इसीलिए हम हॉट एंड ड्राई हर्ब्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में और अपने किचन में। उसके अलावा इसका जो स्पेसिफिक एक्शन है, मतलब ये हर्ब क्यों क्यों इस्तेमाल होती है, उसमें सबसे पहले ये डाइजेस्टिव है। मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा कि ये टॉनिक है लिवर के लिए एंड स्टमक के लिए। तो ये स्टमक के एक्शंस में उसको टोनिफाई करती है, उसको मदद देती है, मतलब कि ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। और जब गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है। और वो लोग जिनका टेम्परामेंट कोल्ड एंड वेट होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है, जिनकी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और उनको ऑफन ब्लोटिंग हो जाती है खाना खाने के बाद, उनके लिए ये बहुत एक कह लें कि बेस्ट हर्ब है। या एक कह लें कि उनके लिए एक अक्सीर के तौर पर है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। उसके अलावा ये एंटी फ्लेगमेटिक है कि जो जितने भी फ्लेगमेटिक इश्यूज हैं हमारे पास, उसके अंदर ये इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। फ्लेगमेटिक कोई भी डिसऑर्डर है उसमें हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एमनागोग है। एमनागोग उस मेडिसिन को कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को कह लें कि इंक्रीज करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एमनूरिया है, उसके अंदर हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रिगर हो सके, वो जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन रुकी हुई हैं वो फिर दोबारा अपने जो रेगुलर पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो सके। उसके अलावा इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफ्रोडाइजिक इफेक्ट भी है। जो पुराने बादशाह थे वो इसका इस्तेमाल इसीलिए करते थे, फर्स्टली उनके जो स्टेटस उनका शो होता था, वेल्थ शो होती थी कि अच्छा मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लैक पेपर मौजूद हैं, तो वो एक स्टेटस और वेल्थ को भी शो करता था ये स्पाइस। उसके अलावा ये हमारे पास डाइजेशन में भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता था कि जब बादशाह इतने सारे खाना वगैरह खा के बैठते थे तो उनकी डाइजेशन जो थी वो जाहिर सी बात है ब्लोटिंग हो जाती थी, उनका पेट फूल जाता था। तो ये ब्लैक पेपर जो था वो ये उनको खिलाते थे, उनकी फॉर्मुलेशंस बनाते थे ताकि उनको भूख जल्दी लगे, मतलब उनका खाना डाइजेस्ट हो सके और उनकी ब्लोटिंग दूर हो सके। और अगर उनको डिस्पेप्सी है, मतलब उनको खाना हजम नहीं सही हो रहा, तो उसमें भी उसकी हेल्प करता था और उसके साथ ये भूख भी लगवाता था। तो ये एक रीजन इसकी आगे खाने पीने वाली। उसके अलावा ये इसका एफ्रोडाइजिक इफेक्ट भी था और एफ्रोडाइजिक रीजंस की वजह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट हर्ब्स के साथ, जिस तरह करक्यूमिन है, जिस तरह हमारे पास और है जिंजर है, इनके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता था इस पर्पस के लिए। एफ्रोडाइजिक वो मेडिसिन है जो कह लें कि ऐसी हर्ब्स हैं या ऐसी मेडिसिन हमारे पास स्पाइसेस हैं जो हमारी जो कह लें कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको बूस्ट करती हैं, विटेलिटी जो है उसमें वो डालती हैं। ऐसी मेडिसिन को एफ्रोडाइजिक बोलते हैं। उसके अलावा ये इस हर्ब का जो मेन स्पेसिफिक एक्शन है, उसमें से एक चीज़ ये है कि ये पेनिट्रेटिव पावर जो है वो इंक्रीज कर देती है। मतलब कि जो हमारी हर्ब्स हैं उनकी अब्जॉर्प्टिव पावर इंक्रीज कर देती है। इस हर्ब को अगर हम ऐसी दूसरी हर्ब्स के साथ कंज्यूम करें जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर हमारी बॉडी में कम है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि करक्यूमिन जो है वो आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मगर उसको फॉर्मुलेशंस में कह लें कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की एक रीज़न ये भी है कि उसकी जो पेनिट्रेटिव पावर है या फिर अब्जॉर्प्टिव पावर है वो बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, तो इस तरह बहुत कम एक्ट करेगा हमारी बॉडी में। मगर अगर हम उसको इंकॉर्पोरेट करके दें हमारे साथ जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर के साथ हम करक्यूमिन दें तो वो क्या करेगा, उसकी पेनिट्रेटिव पावर को इंक्रीज कर देगा। और इस तरह हम ब्लैक पेपर को किसी भी हर्ब के साथ टेम्परामेंट को देख के, उसके इफेक्ट्स को देख के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि उसकी जो पेनिट्रेटिव पावर है, उसकी जो अब्जॉर्प्टिव पावर है वो इंक्रीज हो सके और वो हमारे जिस्म में
जल्दी अब्जॉर्ब हो सके, जल्दी उसकी एक्शन हो सके और स्ट्रोंगर उसका एक्शन हो सके, उसके लिए हम ये हर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ये थे इसके स्पेसिफिक एक्शन। अब जो हमारे पास अब्जॉर्प्टिव पावर है, ये किस तरह इंप्रूव कर रहा होता है ये हर्ब। सबसे पहले जो काम हमने पीछे डिस्कस किया, इसका जो एक्शन है, मेन जो स्पेसिफिक एक्शन है, वो है अब्जॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज करना, कि ये बॉडी की अब्जॉर्प्टिव पावर है उसकी इंक्रीज करता है। एंड जो भी हमने खाया पिया होता है, आया ड्रग्स हैं, आया जो फूड है, उनको जल्दी अब्जॉर्ब करवाता है और बॉडी में जल्द एक्शन उनका प्रोड्यूस करवाता है। सबसे पहले ये किस तरह ये एक्शन करवाता है अब्जॉर्प्टिव पावर का, कि ये हमारी बॉडी की जो हरारत गरीजी है, मतलब जो इनेट हीट है हमारी बॉडी की, जो क्या लें हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ हमारी बर्थ वो मौजूद थी, हरारत गरीजी, उसको ये स्ट्रेंथन करता है, उसको इंक्रीज करता है, और हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव हीट है उसको इंक्रीज करता है। और जब हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज होती है तो ब्लड फ्लो है वो बॉडी में इंक्रीज होता है, विलाई माइक्रो विलाई तक सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, तो जो चीज़ें हमने खाई होती हैं वो फिर अब्जॉर्प्शन उनकी जल्दी होती है। उसके अलावा जो ह्यूमर्स हैं उनको ये थिन करता है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि ये एंटी फ्लैगमेटिक है, ये फ्लैगम को, ये मुनफ़िस बलगम है, मतलब ये जो फ्लैगम जो थिक हुई पड़ी है इतनी देर से, उसको ये थिन करता है। और जो ह्यूमर्स हैं उनको थिन करता है ताकि वो फ्लो कर सकें, वो जल्दी बह सकें। तो एक तो ये इसका एक्शन है कि ये ह्यूमर्स जब सही तरीके से बहेंगे तभी हमारे पास उनकी कह लेंगे अब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर होगी, वो जल्दी जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और उसके अलावा जो इसका जो थर्ड एक्शन है वो ये है कि ये हमारे बॉडी में से कोल्डनेस और डैम्पनेस को रिमूव करता है, वही जो इसका टेम्परामेंटल इफेक्ट है, कि ये क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हॉट एंड ड्राई है, तो ये बॉडी में कोल्डनेस को, डैम्पनेस को, मतलब जो वेटनेस है उसको रिमूव करता है, और इंटेस्टाइन्स को उस उधर ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा ये तो कह लेंगे इसके टेम्परामेंटल इफेक्ट्स वगैरह में आगे। उसके अलावा जो हमारे पास ब्लैक पेपर है, उसकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पाइपराइन जो है, वो उसका स्पेसिफिकली एक्शन है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए। मतलब वो एक एंजाइम पाया जाता है, मतलब काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल लेवल पर, कि वो क्या करती हैं हमारे पास जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर अगर कोई ड्रग या फिर कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको वो रिपेल आउट करती हैं। कोई ड्रग वगैरह, कोई अननोन फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसको वो रिपेल आउट करती हैं इंटेस्टाइन में, ताकि वो फिर एक्सक्रीट आउट हो सके। तो ये करती क्या है पाइपराइन, कि ये उस जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनको डीएक्टिवेट करती है, ताकि कोई भी जो सब्सटेंस है वो आगे बाहर एक्सक्रीट आउट ना हो सके। और जब कह लें कि एक्सक्रीशन उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है बॉडी की, तो बॉडी की अब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं जो बाहर उस कंपाउंड्स को एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, वो कह लें कि एक तरह से हमारे पास इस पाइपलाइन की एक्टिविटी की वजह से वो कह लें कि उसका एक्शन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड उस वजह से फिर जो अब्जॉर्प्शन है पाइपलाइन की, और उसके साथ जो डिफरेंट हमारे पास फूड पार्टिकल्स हैं या फिर कोई ड्रग हमने इस ब्लैक पेपर के साथ दी है, वो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो फिर इस तरह इंक्रीज होती है। तो ये था हमारे पास इस हर्ब का स्पेसिफिक एक्शन, उसकी डिटेल कि ये किस तरह अब्जॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज करता है। उसके अलावा अगर हम इसके यूजेस में देखें सिंगुलरली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो खाने में ये यूज़ होता है। खाने में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसका टेम्परामेंट हॉट है, खाने की डाइजेशन इनको इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा कह लें कि खाने की जो पेनिट्रेटिव पावर है उसको भी इंक्रीज करता है। खाना जो है वो जल्द हमारा एब्जॉर्ब हो पाता है, इसीलिए ये फूड्स में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है। सप्लीमेंट्स में ये खुद तो एज अ सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल होता, मगर सप्लीमेंट्स के साथ ये इस्तेमाल होता है ताकि ये सप्लीमेंट्स की अब्जॉर्प्शन जो है वो इसको इंक्रीज कर पाए। जैसे हमारे पास डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, उसमें ये पाइपराइन जो है उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया होता है सप्लीमेंट के साथ, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन जो है उस
सप्लीमेंट की, कोई भी हो सकता है, विटामिन डी है या और कोई सप्लीमेंट है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो सके बॉडी में और जल्दी अब्जॉर्ब हो सके। उसके अलावा इसको टर्मेरिक के साथ कंज्यूम किया जाता है डिकॉक्शंस में, ताकि अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको वो रिड्यूस कर सके और डाइजेशन को इम्प्रूव कर सके। टर्मेरिक अगर हम खुद पानी में कंज्यूम करते रहें ना, या दूध में कंज्यूम करते रहें, तो प्रोलॉन्ग देर तक अगर हम कंज्यूम करें तो उसका जो अफेक्ट डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब वो, अगर हम उसको 15 दिन तक टर्मेरिक को पानी के साथ, दूध के साथ कंज्यूम कर रहे हैं विद नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, जहाँ वो डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा था वो फिर डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहा होता, उस डाइजेस्टिव एबिलिटी को कम कर रहा होता है, वो फिर ब्लोटिंग कॉज करता है, फिर इंडाइजेशन कॉज करता है। उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम इसको गर्म करते हैं, इसके साथ जो ब्लैक पेपर है उसको डालते हैं, मिक्स करके इसका एक डिकॉक्शन तैयार करके वो पेशेंट्स को पिलाते हैं, जिससे फिर इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और वो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको अलॉन्ग साइड टर्मेरिक जो है वो कंज्यूम किया जाता है। ये है इसके सिंगल यूजेस में आ जाते हैं। उसके अलावा कंपाउंड यूजेस अगर हम देखें तो ब्लैक पेपर कह लें कि ऐसी हर्ब है जिसके बहुत सारे कह लें कि हमें फॉर्मुलेशंस मिलती हैं। कहीं भी हम कोई भी किताब उठा लें, उसमें से जो दो तीन हर्ब्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हर फॉर्मुलेशन में तकरीबन जो इस्तेमाल होती हैं, उनमें से एक जो है ब्लैक पेपर है। तो उसमें से अगर हम देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो इश्यूज यूनानी मेडिसिन में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर इश्यूज हैं वो हमारे स्टमक से निकल रहे होते हैं, और कोई भी चीज़ जो स्टमक के लिए ऐसी टॉनिक है और उसके मतलब एक बहुत अच्छी टॉनिक हर्ब है, उसके अलावा इसका अब्जॉर्प्टिव पावर भी इंक्रीज करने का अमल है, तो वो फिर इसको इस्तेमाल करवाते हैं फॉर्मुलेशंस में जो स्टमक मतलब जो स्टमक इश्यूज हैं, जैसे हमारे पास इंडाइजेशन है, जो ऐसे इश्यूज हैं जिनमें डाइजेशन हमारी ख़राब होती है या एक्सक्रीशन जो है वो ख़राब होती है, उसके अंदर फिर हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करवाते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्मुलेशन लिखी हुई है मैंने, उसमें हम इस्तेमाल करवाते हैं जो मूली है वो 24 ग्राम्स हम इस्तेमाल करवाते हैं, अदरक 6 ग्राम्स, इंजीर जो है वो भी 6 ग्राम्स, फिर पुदीना खुश्क जो है वो 3 ग्राम्स, उसके साथ कलवंजी, नौशादर, और ये आगे हमारे पास नौशादर, खरूल, नमक लाहौरी, फिलफिल स्याह, ये सारे हम 3 3 ग्राम्स उसमें इस्तेमाल करवा के इसका पाउडर बनाते हैं, सफूफ बनाते हैं, पाउडर बना के इसको 250 ml जो हमारे पास सिरका है, अंगूर का सिरका, सिरका अंगूरी, उसके साथ हम इसको मिक्स करके इसकी एक चटनी बनाते हैं, मेडिसिनल चटनी। ये जो हमने सुना हुआ है ना कि चटनी है, ये है, वो है, फक्की है, चटनी है, ये दरअसल यूनानी मेडिसिन में ये मेडिसिनल टर्म्स हैं। इनको हमने बस वैसे एक कह लें कि एक गलत रंग दिया हुआ है, या इसको बहुत एक घरेलू रंग दिया हुआ है। ये बेसिकली एक मेडिसिनल टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं यूनानी मेडिसिन में, और इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनली। तो ये जो चटनी है ये इस्तेमाल होती है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इसका स्पेसिफिक एक्शन अगर हम देखें इस फॉर्मुलेशन का, तो वो स्प्लीन की इन्फ्लेमेशन में है, स्प्लीनाटाइटिस में है। कि स्प्लीन अगर हमारा इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसकी उसकी रिकवरी के लिए हम ये जो फॉर्मुलेशन है वो, इसकी ये जो चटनी है ये बनाते हैं, और इसकी फिर जो अमाउंट है वो तकरीबन डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट, उसकी क्रॉनिसिटी के हवाले से, उसकी जो सिविरिटी है उसके हवाले से, फिर हम इसकी जो अमाउंट है वो चेंज करके पेशेंट को देते हैं। तो ये एक हमारे पास फॉर्मुलेशन है जो हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें हमारे पास फिलफिल स्याह है, और ये कह लें पूरी फॉर्मुलेशन की जो अब्जॉर्प्टिव पावर है उसको इंक्रीज कर रही होती है, डाइजेशन को भी इसमें एक इम्प्रूवमेंट मिल रही होती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो स्प्लीन की इन्फ्लेमेशन में होता है। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास फॉर्मुलेशन है उसमें हमारे पास असगंध नगूरी है। ये भी हमारे पास बहुत एक कॉमन कह लें कि हर्ब है जो तकरीबन हर डिजीज में ही इस्तेमाल हो रही होती है, अस्कन नगोरी, अस्कन नगोरी। तो ये भी उसमें से एक हर्ब आ जाती है। अ, उसके अलावा अगर हम दोबारा कमिंग बैक टू द पॉइंट, असगन नगोरी जो है वो 100 ग्राम्स हम देते हैं। उसके अलावा शिकाकल मिश्री है वो हम 300 ग्राम्स, ये हम इसकी अमाउंट को भी कम कर सकते हैं, मतलब हम असगन नगोरी 10 ग्राम्स ले लें, शिकाकल मिश्री 30 ग्राम्स ले लें, जिंजर जो है वो हम 10 ग्राम्स ले लें, इसकी अमाउंट कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक पेपर,
उसकी अमाउंट हम 50 या फिर 5 ग्राम्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, अगर हमने फॉर्मुलेशन कम बनानी है या ज़्यादा बनानी है। इन सब को हमने फाइन पाउडर कर लेना है। फाइन पाउडर करके इसको अगर हम 500 mg कंज्यूम करवाएं पेशेंट में, तो इसका जो है हमारे पास एक एंजायोलाइटिक इफेक्ट होता है और ये वेट गेन में हेल्प करता है। इसकी मेन रीज़न जो है अगर हम देखें वो ये है कि इसके अंदर जो है हमारे पास अश्वगंध है, तो उस वजह से ये एक बहुत अच्छा हमारे पास कोर्टिसोल लेवल को कम करेगा बॉडी में। अगर हम स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज है उसको कम करेगा, स्ट्रेस की वजह से भी वेट लॉस होता है तो उसमें हेल्प करेगा। उसके अलावा शिकाकाल मिश्री है, ये कह लें कि एक रॉक शुगर है, ये बॉडी के अंदर वेटनेस को इंड्यूस करवाएगा, मतलब बॉडी की जो एक ओवरऑल वेटनेस है उसके अंदर वो इंड्यूस करवाएगा। उसके साथ जिंजर है, ब्लैक पेपर है, दोनों स्टिमुलेंट हर्ब्स हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, खाना सही से अब्जॉर्ब होगा, ह्यूमर सही बनेंगे, न्यूट्रिशन सही प्रोवाइड होगी, तो ओवरऑल एक हेल्दी ह्यूमर्स बनेंगे, हेल्दी वेट गेन होगा। एंजाइलेटिक इफेक्ट है तो पेशेंट ओवरऑल वेट गेन करने लग पड़ेगा। ये एक एज अ सप्लीमेंट हम पेशेंट को साथ में कंज्यूम करवा सकते हैं, और ये एक फॉर्मुलेशन है जिसमें हम ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा इस ब्लैक पेपर जो है वो हमने पढ़ा कि ये नर्व्स का टॉनिक भी है, तो ब्लैक पेपर को हम माइग्रेन के पेशेंट्स में भी इस्तेमाल करवाते हैं। और माइग्रेन के अंदर इसका जो अफेक्ट है वो बहुत कह लें कि अच्छा इफेक्ट मिलता है। मेरे खुद के दोस्त हैं, उन्होंने मतलब ये फॉर्मुलेशन जो सामने लिखी हुई है वो बनाई, इस्तेमाल करवाई मैंने उनको, और उसमें उनको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला था। उनका माइग्रेन जो था वो रिवर्स तो नहीं था हुआ, मतलब इसका एक कह लें कि एक प्रॉपर पीरियड होता है इस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करने का। मतलब आपने मंथ 2 मंथ्स तक इसको इस्तेमाल करवाना, उसके बाद आपके जो सिम्टम्स हैं माइग्रेन के वो सुप्रेस हो जाते हैं। तो वो आते थे हमारे पास हर 15 डेज के बाद, हर 30 डेज के बाद अपनी मेडिसिन को चेंज करवाने के लिए, न्यू लेने के लिए, अपनी वालदा के लिए भी मेडिसिन लेने आते थे। तो वो सिर्फ इस एक मेडिसिन की वजह से हमारे एक कस्टमर बन गए थे, हमारे पेशेंट बन गए थे। सिर्फ ये हमने उनको मेडिसिन दी, उनकी माइग्रेन रिवर्स, उनकी माइग्रेन के सिम्टम्स सुप्रेस हुए, और फिर वो अपनी वालदेन वगैरह उनको अपने घर वालों को ले आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर हम इस ओवरऑल फार्मूलेशन को देखें, उसमें हम उस्तगुदूस 143, ये एक कैप्सूल की अमाउंट है, मतलब एक कैप्सूल के अंदर जो हमारे पास कह लें 1000 mg की कैप्सूल है, उसके अंदर हमारे पास कितनी कितनी अमाउंट होगी इस हर्ब की, उसमें से मतलब ये आप अमाउंट इसकी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि आपने कितना बैच बनाना है, आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने अमाउंट के हिसाब से, कि आपने बैच बनाना है उसमें आपके 50 कैप्सूल्स ऐसे होने चाहिए, तो आप कितनी अमाउंट इन सब हर्ब्स की लेंगे वो आप उस तरह कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हर्ब है उसमें सबसे पहले हम उसको कुद्दूस लेते हैं, वो 143 ग्राम, ये भी हमारे पास एक नर्वाइन सिस्टम के लिए सिडेटिव है, ये हम इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा कोरिएंडर और ब्लैक पेपर हम साथ में देते हैं, ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। ब्लैक पेपर जो है वो नर्वाइन टॉनिक भी है, तो ये ओवरऑल जो है माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको सुप्रेस करता है, और ये माइग्रेन में हम एज अ मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करते भी हैं, इसके इफेक्ट्स भी हैं, और ये एक माइग्रेन की मेडिसिन भी है। ये हम कह लें कि ये मार्केट फॉर्मुलेशंस हैं, मार्केट नहीं, जो हमारे पास हमें ट्रेडिशनली मिलती हैं, लिखी हुई मिलती हैं हमारे पास बुक्स में, उनमें से जो कॉमन डिजीज़ हैं आजकल हमारे कह लें कि इन्वायरमेंट में, उसमें जो इस्तेमाल हो सकती हैं वो मैंने इधर दर्ज कर ली हैं। बाकी इसके और भी काफ़ी सारे कह लें कि यूजेस हैं इस हर्ब के, मतलब इसको भूख लगवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेशेंट्स को भूख लगे, वो ज़्यादा खाना कंज्यूम करें, तो इसलिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके यूजेस हैं। तो बाकी ये कह लें कि इसके मेन कंपाउंड यूजेस थे और कंपाउंड फॉर्मुलेशंस थी जो मैंने इधर लिखी हैं। बाकी अगर हम मार्केट लेवल पे देखेंगे, मार्केट में हमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस ऐसी मिल जाती हैं जिसमें ये हर्ब्स जो हैं हमें जो हमारे पास कह लें कि हर्ब है ब्लैक पेपर, वो मिल रही होती है। उसमें हमारे पास जवारिस से जालिनूस है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जवारिस जो जालिनूस है उसके अंदर 3 ही हमें कह लें कि वो मिलती हैं, हर्ब्स मिलती हैं। एक दालचीनी, दूसरी हमारे पास जंजबील जिंजर, और तीसरी हमारे पास है शहद।
तो ये ओवरऑल 3 हर्ब्स होती हैं, और ये इसका अफेक्ट जो होता था ज्वारिस जालिनूस का, वो एक ओवरऑल बॉडी को टॉनिक इफेक्ट देती थी, बॉडी को स्टिमुलेट करती थी। ये इसका इफेक्ट था, टॉनिक हर्ब थी तीनों सिस्टम्स के लिए। जो हमारे पास एक है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, और जो हमारे पास क्या लेंगे नर्वाइन सिस्टम है। इन तीनों के लिए ये टॉनिक होती थी, असाब को भी ताकत देती थी, उजलात को भी और गुदत को भी, तीनों को ताकत देती थी। मगर विद टाइम इसकी क्या लें कि जो मार्केटिंग है वो ज़्यादातर जो कमर्शियल लेवल पे कंपनीज हैं उन्होंने ज़्यादा इसकी मार्केटिंग एज अ डाइजेस्टिव करने लग पड़े। तो उसके अंदर अब जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव हर्ब्स उनको डालनी थी। उसके अंदर फिर उन्होंने बाद में इनकॉर्पोरेट करने लग पड़े का जो हमारे पास ब्लैक पेपर है उसको, उसके अलावा डिफरेंट जो और डाइजेस्टिव हर्ब्स हैं उनको फिर इसके अंदर डालने लग पड़े। मगर अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जवारिश जालिनूस में 3 हर्ब्स थी। और अगर हम अभी के लिहाज से देखें तो क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डाइजेस्टिव की तरफ चले गया है, तो इसीलिए इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर भी उन्होंने डाला होता है। उसके अलावा क्या लें कि सफ़ूफ़ महाज़िल है, ये हमदर्द की फॉर्मुलेशन है, और इसके अंदर भी ब्लैक पेपर पाया जाता है। उसके अलावा कारमीना टैब है, ये जो है इसके अंदर भी हमारे पास ब्लैक पेपर जो है वो मौजूद होता है। और ये क्या लें कि पाकिस्तान में तो आई थिंक नहीं पाया जाता होगा, मगर जो इंडिया में है हमदर्द, उसके अंदर ये फॉर्मुलेशन जो है उन्होंने बनाई हुई है। उसके अलावा माजून फ़लासफ़ा, उसके अंदर ब्लैक पेपर जो है वो पाया जाता है। नर्वाइन टॉनिक है, नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, और फिर जो हमारे पास थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जवारिश कमूनी है, जवारिश मैदा है, इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है, इसके डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं, इसीलिए इन फॉर्मुलेशंस में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ये थे इसके कंपाउंड यूजेस कमर्शियली, और जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें मिल जाती हैं कि इनके क्या क्या फॉर्मुलेशंस हैं, यूजेस हैं, वो हमने अभी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका कॉरिजेंट क्या है एंड इसका टिनेडियम क्या है। कॉरिजेंट कहते हैं मुस्लिह को, इसकी इस्लाह के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें साथ दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसका कह लें कि इसके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ताकि फिर हम उसके साथ उस हिसाब से ये मुस्लिह जो है वो ऐड कर सकें। अगर हम ब्लैक पेपर को देखें तो उसका बहुत शार्प एक टेस्ट है, और एक पंजेंट टेस्ट है। तो उस टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम उसके साथ हनी इंकॉर्पोरेट करते हैं। उसके अलावा अगर हम ब्लैक पेपर को देखें तो ब्लैक पेपर बहुत मतलब इतना इरिटेंट है कि वो स्किन के बाहर भी इरिटेशन कॉज कर देता है अगर हम उसको लोकली अप्लाई करें इनिशियली। तो अगर हम उसको डायरेक्टली अपने पेट में कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब खाली पेट कंज्यूम कर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ के साथ नहीं कंज्यूम कर रहे, उसको किसी खाने के साथ या आफ्टर खाना नहीं कंज्यूम कर रहे, तो वो इरिटेशन कॉज कर सकता है। जैसे कि हमारे पास है जो मजून फ़लासफ़ा है। मजून फ़लासफ़ा अगर आप में से किसी ने कंज्यूम की हो, तो वो माजून अगर हम अपने ज़ुबान पर भी रखें तो उसका बहुत कह लें कि चुभने वाला टेस्ट आता है। मतलब वैसे भी उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है, कह लें कि माजून फ़लासफ़ा का। मगर उसके साथ इसका एक चुभने वाला टेस्ट भी होता है, वो ज़ुबान को चुभ रहा होता है। तो वो उसके अंदर एक मेन रीज़न ये भी है कि उसके अंदर जो जिंजर है, जिंजर कह रहा हूँ, जो ब्लैक पेपर है वो उन्होंने डाली होती है, जिसकी वजह से ऐसा उनके अंदर टेस्ट आ रहा होता है। तो इस टेस्ट को कम करने के लिए, इस चुभने वाले टेस्ट को कम करने के लिए हम इसके साथ जो सर्द रोगनियात हैं, मतलब ऐसे ऑयल्स जो कोल्ड इन टेम्परामेंट है, वो हम इसके साथ डाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं सर्द रोगनियात में। आलमंड ऑयल आ जाता है, इस तरह और भी हमारे पास आ जाते हैं सर्द रोगनियात। तो वो हम इसके साथ कह लें कि इंकॉर्पोरेट करके इसको कंज्यूम करवा सकते हैं। उसके अलावा इसका मुतबादिल क्या है कि हम इसके अलावा कौन कौन सी हर्ब्स इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर हमारे पास ब्लैक पेपर एट द टाइम मौजूद नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले तो हम वाइट पेपर को प्रेफरेंस देंगे कि वाइट पेपर जो है वो ब्लैक पेपर की तरह ही इफेक्ट्स रखता है, मगर उसका जो उसकी जो उसके अंदर जो हॉटनेस है वो बस कम होती है, हॉटनेस का लेवल कम होता है, और उसकी जो पंजेंसी है, उसके अंदर जो शार्प टेस्ट है वो कम होता है। तो हम वाइट पेपर का इसको मुतबादिल इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा हम जो जिंजर है वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, अगर हमारा जो इफेक्ट है वो हम चाह रहे हैं कि उसका एक स्टिमुलेंट और उसका जो डाइजेस्टिव इफेक्ट है वो, तो हम जिंजर को भी उसके साथ उसके मुतबादिल हम इस्तेमाल करवा सकते हैं।
लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डोजेज और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम इसकी जो डोजेज है वो बहुत कम रखते हैं, और डिपेंड करता है ये पेशेंट की क्रॉनिसिटी के हवाले से और जो डिजीज़ है उसकी सेवेरिटी के हवाले से। ये सारी चीज़ें देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी अमाउंट हमने पेशेंट को देनी है। ख़ास तौर पे डाइजेशन के इश्यूज़ में, जब किसी पेशेंट को अल्सर वगैरह है या फिर किसी पेशेंट को इंडाइजेशन है, तो उस केस में हम बहुत एहतियात से ये हर्ब देते हैं, क्योंकि ये एट द सेम टाइम डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, मगर ये म्यूकोजल लाइनिंग को भी बहुत ज़्यादा कह लें कि एक इरिटेंट इफेक्ट देती है। तो अगर किसी पेशेंट को अल्सर्स है, परफोरेशन है, तो उसको ये ज़्यादा वर्स कर सकती है, ब्लीडिंग को ज़्यादा वर्स कर सकती है। मगर इसका अगर हम इफेक्ट देखें तो इफेक्ट भी इसका एक बहुत टॉनिक इफेक्ट है, तो इसको हम डिफरेंट हर्ब्स के साथ फॉर्मुलेशंस में इनकॉर्पोरेट करके इसका जो मुजर इफेक्ट है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करके फिर देते हैं। मगर अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली ईच पर्सन पर डे जो है इसकी अमाउंट 375 mg वो कंज्यूम कर सकता है, अप टू 500 mg, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स वेट, हिज एज और उसका जो कह लें कि टेम्परामेंट है उसके हवाले से ये दे के हम उसको दे सकते हैं। नॉर्मल एडल्ट जो है उसका उसके अंदर हम ये अमाउंट दे सकते हैं उसको। उसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो अगर मुजर इफेक्ट देखें तो एडवर्स इफेक्ट्स उसमें ये है कि अगर पेशेंट ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट का है, मतलब ज़्यादा दुबला पतला है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा काम करने वाला है, हॉटनेस उसमें ज़्यादा रहती है, टेम्परामेंटली भी नब्ज़ भी उसकी ज़्यादा हॉट चलती है, उसके अंदर अगर हम ये कंज्यूम करवाएंगे वो उसके अंदर गर्ड के सिम्टम्स भी इंड्यूस करवाएगा। उसके अलावा अ, उसके अंदर क्या करेगा ये, उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हॉट कर देगा, उसके अंदर हॉटनेस को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए कह लें मुज़र है। और उसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक है उसके अंदर भी इरिटेशन ये कॉज करवा सकता है, और बॉडी के अंदर ओवरऑल कह लें कि बर्निंग, ड्राइनेस जो है वो इंड्यूस करवा सकता है। ये इसके कह लें कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा ये किडनीज के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ये किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लीवर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाके डिपॉजिट भी हो सकते हैं। एंड उसके अलावा वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा के वो उसके जो किडनीज है उसके तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके किडनीज को भी इरिटेट कर सकती हैं, और फिर आगे वो फिर डिफरेंट डिजीजेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। किडनीज जो है नेफ्रॉन्स उनको इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, नेफ्राइटिस करवा सकता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा जो है ये कंज्यूम नहीं करवाते, और अगर करवाते भी हैं तो पेशेंट का टेम्परामेंट, पेशेंट की डिजीज़, उसकी सिविरिटी, ये सारी चीज़ें देख के फिर हम उसको ये हर्ब जो है इसको फिर डिफरेंट और हर्ब्स के साथ, स्पाइसेस के साथ इनकॉर्पोरेट करवा के कंज्यूम करवाते हैं। इसी तरह अगर हम खाने को देखें तो खाने में भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक खाना होता है उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हम डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जंजबील, थोम डालते हैं, उसमें और डिफरेंट हर्ब्स डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर उसको कितने खाने के हीट के प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमें मजमुआ इफेक्ट मिल रहा होता है उस खाने में। तो मजमुआ इफेक्ट जो है हमें ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए हम इसको कंपाउंडली ही इस्तेमाल करवाते हैं। सिंगुलरली इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा कह लें कि हमारे लिए थेराप्यूटिक नहीं है, इसीलिए हम इसको सिंगुलरली इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये था हमारे आज के इस लेक्चर में। बाकी अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। चलें ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।